जय महाकाल दोस्तों। आज जानते हैं विवाह के लिए कौन सा दिन, तिथि और योग शुभ होता है। नहीं टूटेगी शादी। विवाह में गुण मिलान को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि सप्तम, पंचम और एकादशा भाव को देखा जाना चाहिए। उसी तरह विवाह में मुहूर्त के साथ ही दिन, तिथि और महत्वपूर्ण योग का भी महत्व होता है। जैसे आपके पुष्प योग या स्वार्थ स्थित योग का नाम सुना ही होगा। इसी तरह विवाह करने के लिए भी 3 खास तरह के योग होते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सभी का ध्यान रखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। आओ जानते हैं इस बारे में खास जानकारी। विवाह के लिए शुभ दिन। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार दिनों को अनुकूल माना जाता है, जबकि मंगलवार के दिन को विवाह समारोह के लिए अशुभ माना जाता है। अनुकूल तिथियां: द्वितीय तिथियां, तृतीय तिथियां, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, एकादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि विवाह के लिए शुभ होती है। शुभ मुहूर्त: शादी करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और गोकुली वेला को सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न: मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि। शुभ तारा: शुक्र और बृहस्पति तारा उदय होना चाहिए। सूर्य भ्रमण: मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। शुभ नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र, मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12वां नक्षत्र, हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र, मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र 91वां नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 36वां नक्षत्र, रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र। शुभ करण: किसुबुंदा करण, बाभा करण, बल्वी करण, कौलव करण, तोतिला करण, गारो करण और वनीजा करण। शुभ योग: विवाह के लिए निम्नलिखित 3 योग शुभ माने जाते हैं। उपरोक्त वर्णित विवाह की दिनांक में जब भी ये योग हो उस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। पहले नंबर पे प्रीति योग। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ है यह है कि यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने तथा अपने रूढ़ी मित्रों एवं संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने में सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी यह योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 2, सौभाग्य योग। यह योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसलिए इस मंगलदायक योग को भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही योग के समय प्रणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नंबर 3, हर्षण योग। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रशंसा। इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल। मेरे चैनल वास्तु टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों। शादी तय करते समय इन नियमों को ना करें इग्नोर। ज्योतिष के अनुसार इनका पालन करना है जरूरी। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए कुंडली मिलान के साथ साथ कुछ आवश्यक जानकारियां हमारे शास्त्र में दी गई हैं, जिसका पालन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विवाह एक अति आवश्यक संस्था है, जिससे समाज, जाति व विश्व का संचालन होता है। विवाह एक बहुआयामी संस्कार है। विवाह किसी जातक के जीवन में बहुत सी खुशियां भर देता है, तो कहीं बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि विवाह तय करने के दौरान जातक को जिस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए उन्हें वह अनदेखा कर देता है या उनसे अनभिज्ञ है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए कुंडली मिलान के साथ साथ कुछ आवश्यक जानकारियां हमारे शास्त्र में दी गई हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। विवाह तय कर रहे हैं तो इन ज्योतिष नियमों को ना करें नजरअंदाज। प्रथम, गंपोते लड़के या लड़की का विवाह उसके जन्मास, जन्म नक्षत्र और जन्मदिन को नहीं करना चाहिए। एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मास के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मास के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक पर संकट आता ही आता है। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो, फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। 2 सधोरों का एक ही दिन विवाह या मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ लड़के या ज्येष्ठ लड़की का विवाह परस्पर नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में उत्पन्न संतान का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। जन्म से सम वर्षों में स्त्री का तथा विषम वर्षों में पुरुष का विवाह शुभ होता है। इसके विपरीत होने से दोनों के लिए प्रतिकूल होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाओं में विवाह संपन्न हो रहा है
तो विवाह से पूर्व अशुभ ग्रहों की शांति, मंत्र जाप और दान अवश्य करा देनी चाहिए, अन्यथा विवाह के बाद जीवन सुखमय नहीं रहता। जिन जातकों की कुंडली में दाम्पत्य सुख के ग्रह योग अच्छे ना हो, उन्हें विवाह लग्न मुहूर्त में ही विवाह संस्कार करना चाहिए। विवाह लग्न की शुद्धि सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। विवाह के लिए कुंडली मिला रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। मीन, वृश्चिक, कर्क, ब्राह्मण वर्ण, मेष, सिंह, धनु, क्षत्रिय वर्ण, मिथुन, तुला, कुंभ, शूद्र वर्ण, कन्या, मकर और वृष, वैश्य वर्ण। मेयते हीनवर्णे वर्णे रचितो यदि उत्तम वर्ण की कन्या के साथ हीन वर्ण का पुरुष विवाह ना करे, अन्यथा यदि ब्रह्मा जी रक्षा करें तो भी वर की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण वर्ण की कन्या के साथ यदि शूद्र वर्ण की पुरुष का विवाह किया जाए तो वह चाहे इंद्र की कन्या हो या निश्चय ही विधवा हो जाती है। विवाह तय करने से पहले इन बातों को भी जान लें। विवाह में ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष, क्षत्रियों को वर्ण दोष, वैश्यों को गण दोष और शूद्रों को योनि दोष विशेष रूप से विचार करके मिलान करना चाहिए। यदि यह अनुकूल ना हो तो मिलान शुभ नहीं होता। ऐसे विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वर और कन्या एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए हों तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। अन्य नक्षत्र में हो तो विवाह वर्जित है। वर और कन्या की जन्म राशि एक हो तथा जन्म नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, अतः जन्म नक्षत्र एक हो, जन्म राशि भिन्न हो अथवा एक नक्षत्र में ही चरण भेद हो तो नाड़ी और गण दोष नहीं माना जाता है। वर कन्या की एक नाड़ी हो तो आयु की हानि, सेवा में हानि होता है। आदि नाड़ी वर के लिए, मध्य नाड़ी कन्या के लिए और अन्य नाड़ी वर कन्या दोनों के लिए हानिकारक होती है, अतः इसका त्याग करना चाहिए। विवाह के समय वर के लिए सूर्य बल, कन्या को गुरु बल और दोनों के लिए चंद्र बल को आवश्यक विचार करना चाहिए। विवाह के समय यदि वर की राशि से 8वें, 4थे या 12वें सूर्य हो तो वर के लिए हानिकारक होता है। किन दिनों में शादियां नहीं की जाती? नंबर 1, श्राद्ध पक्ष जो इस वर्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक है। नंबर 2, जन्म मास, बड़े लड़के या बड़ी लड़की का विवाह उस महीने या नक्षत्र या जन्म तिथि या जन्म लग्न में नहीं करना चाहिए। नंबर 3, तारा डूबना, शुक्र ग्रह 1 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अस्त रहेगा। नंबर 4, सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को भारत में दिखाई देगा। कार्तिक मास 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य मांगलिक कार्य निषेध है। नंबर 6, सगे भाई बहनों या सगे दो भाइयों के विवाह में 6 महीने का अंतर रखा जाता है। नंबर 7, मृत्यु, यदि किसी महीने में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है। अपवाद। इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करते हैं चतुर्मास की, जिसमें मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। आज के युग में आप 4 महीने विवाह शादियों के समय जिसके साथ असंख्य लोगों के व्यवसाय जुड़े होते हैं, कैसे हाथ पर हाथ रख के बैठ सकते हैं। वास्तव में पौराणिक काल में चौमासे के मौसम में अधिक वर्षा, बाढ़ आदि के कारण रास्ते बंद हो जाते थे। कीट पतंगे, झाड़ियां आदि मार्ग अवरुद्ध कर देते थे। चूंकि विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्य में आवागमन जरूरी था और प्रतिकूल मौसम होने के कारण इन महीनों में ऐसे कार्य बंद कर दिए जाते थे। परंतु आज के युग में अच्छे संचार, परिवहन, वाहन, ठहरने, विवाह करने, संगमों के आयोजनों के लिए असंख्य साधन मौजूद हैं, तो चतुर्मास में विवाह ना किया जाए, इसका कोई तर्क नहीं बनता। दूसरे, जिस मास में लड़के लड़की का जन्म हुआ हो या माता पिता की शादी हुई हो उस महीने में विवाह नहीं करते। इस प्रकार 12 महीनों में 4 महीने तो ये गए। कभी गुरु अस्त होगा, कभी शुक्र श्राद्ध हर साल होंगे। पोष के महीने में 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक ही विवाह अर्जित है। होलाष्टक में विवाह नहीं होते, जो आपके पास 12 महीनों में बहुत सीमित महीने ही विवाह के रह जाते हैं। कई बार विदेश में रह रहे भारतीयों को अवकाश नहीं मिल पाता या विमान नहीं मिल पाता। अधिकांश लोग पौष मास में विवाह करना शुभ मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी मध्य तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। धुंध के कारण आवागमन भी बाधित रहता है। खुले आकाश के नीचे विवाह की कुछ रस्में निभाना प्रतिकूल मौसम के कारण संभव नहीं होता। इसलिए 16 दिसंबर की पौष संक्रांति से लेकर 14 जनवरी की मकर संक्रांति तक विवाह नहीं किए जाने के निर्णय को ज्योतिष से जोड़ दिया गया हो। अभिजीत मुहूर्त, कुछ समुदायों में ऐसे मुहूर्तों को दरकिनार रख रविवार को मध्याह्न में लावा फेरे या परिग्रहण संस्कार कर दिया जाता है। इसके पीछे भी ज्योतिषीय कारण प्राश में छिपा होता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, जो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है। यह दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा हर दिन ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है। भगवान राम का जन्म भी इसी मुहूर्त काल में हुआ था। जैसा इस मुहूर्त के नाम से ही स्पष्ट है कि जिसे जीता ना जा सके, अर्थात ऐसे समय में हम जो कार्य करते हैं उसमें विजय प्राप्ति होती है। ऐसे में पानी ग्रहण संस्कार में शुभता रहती है। अंग्रेज भी संडे, रविवार को सोप डे अर्थात पवित्र दिन मानकर चर्च में शादियां करते हैं।
कुछ लोगों की भ्रांति है कि रविवार को अवकाश होता है, इसलिए विवाह रविवार को रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है। भारत में ही छावनियों तथा कई नगरों में रविवार की वजह सोमवार को छुट्टी होती है और कई स्थानों पर गुरु या शुक्रवार को। पंजाब के एक पंचांग अनुसार इस साल केवल अक्टूबर या नवंबर में शुक्रास्त होने के कारण विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं है, नहीं तो 14 दिसंबर तक काफ़ी मुहूर्त उपलब्ध है। जय माता। क्यों लेते हैं शादी के समय 7 फेरे, जाने इसका अर्थ और महत्व। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक ही विवाह संस्कार, विवाह जो पवित्र बंधन है, जो न सिर्फ दो लोगों का मिलन है बल्कि ये उत्तरदायित्व का वहन करना भी सिखाता है। विवाह में 7 की संख्या बहुत मायने रखती है। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म। हिंदू धर्म में इन सभी का विवाह से गहरा नाता है। धार्मिक मान्यता है कि हिंदू प्रथा में 7 फेरे के बिना विवाह संपन्न नहीं होता। आइए जानते हैं शादी के समय 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, क्या है इन 7 फेरों का महत्व। 7 की संख्या का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सारी महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 ही मानी गई है, जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 समुद्र, सप्तऋषि, 7 दिन, 7 चक्र, मनुष्य की 7 क्रियाएं, 7 तारे आदि। यही वजह है कि वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में 7 की संख्या को बहुत शुभ माना जाता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 7 फेरे लेना की मान्यता है। शादी में क्यों लेते हैं 7 फेरे। हिंदू संस्कृति में शादी में 7 फेरे लेने का संबंध 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विवाह में वर वधू के साथ 7 फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक मन, तन और आत्मा से पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ है। शादी के 7 वचन। 7 फेरे 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसके जरिए वर वधू जीवन भर हर तरह से साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हिंदू प्रथा में इन 7 फेरों और वचन का महत्व है। दो लोगों का शारीरिक और आत्मिक रूप से एक होना, जिसे विवाह का पवित्र बंधन कहा जाता है। कहते हैं कि मनुष्य 7 जन्म लेता है, इसलिए वर वधू को 7 जन्मों का साथी कहा जाता है। जय महाकाल। दोस्तों, विवाह में आ रही अड़चनों के लिए दूर करने के लिए अपनाएं ये महत्वपूर्ण टिप्स। नंबर 1, विवाह योग्य कुंवारे लड़कों को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं सोना चाहिए और लड़कियों को उत्तर पश्चिम दिशा में सोना चाहिए। नंबर 2, ध्यान रखें कि सोते समय आपके पैर उत्तर और सिर दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। नंबर 3, कमरा हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए। अंधेरे कमरे में रहने या सोने से जीवन में नेगेटिविटी आती है। नंबर 4, सोते समय बेड पर गुलाबी रंग की चादर बिछाएं। गुलाबी रंग को प्रेम और रोमांस का रंग माना जाता है। इस रंग की चादर पर सोने से मन में प्रेम प्यार की भावनाओं में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिन लड़कों के विवाह में बाधा आ रही हो उनके कमरे की दीवारों पर गुलाबी या चमकदार पीले रंग से रंगवाना देना चाहिए। ये दोनों ही रंग विवाह में आने वाली बाधा को दूर करते हैं। नंबर 6, विवाह योग्य लड़के और लड़कियों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये रंग नकारात्मकता और विरोध का रंग है। वास्तु के अनुसार इस रंग के कपड़े आपका संबंध बनने में विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नंबर 7, विवाह योग्य लड़की या लड़कियों के कमरे में एक से अधिक दरवाजे नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार ये आपके विवाह और मन में भटकावा उत्पन्न करते हैं। नंबर 8, जिन लोगों के विवाह में समस्या आ रही है उन्हें घर में केले का पौधा लगाकर प्रतिदिन पौधे की पूजा करें। केले के पौधे में विष्णु जी का वास होता है जो हमारी विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। नंबर 9, जिस व्यक्ति का विवाह होने में देरी हो रही हो उसके शयन कक्ष में मैंड्रिन बत्तखों के जोड़े की मूर्ति लगाएं। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब विवाह योग्य लड़के अथवा लड़कियों का करियर बन जाए और उनका विवाह करना हो तब उन्हें उत्तर पश्चिम यानी वाग्यंगीय कोण में सोना चाहिए। यदि वाग्यंगीय कोण में कमरा नहीं है तो विकल्प के रूप में उत्तर दिशा या ईशान के कमरे के उत्तर पश्चिम उनके रहने सोने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 10, विवाह योग्य बच्चों के कमरे में रंग हल्का गुलाबी या कोई भी आंखों के सुंदर लगने वाला होना चाहिए। कभी भी अत्यधिक गहरे भूरे, नीले व काले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे रंग नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। नंबर 10, पलंग के ऊपर किसी भी प्रकार की भीम या दुछुती नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से मानसिक तनाव हो जाता है। नंबर 11, जो विवाह के निर्णय में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिस किसी विवाह योग्य व्यक्ति के विवाह में अड़चन आ रही हो ऐसे व्यक्ति के बेडरूम के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में कैंची, छुरी और धारदार वस्तुएं कदापि ना रखें। नंबर 12, विवाह की इच्छा रखने वालों को अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की दीवार पर राधा कृष्ण, शिव पार्वती या किसी विवाहित जोड़े की तस्वीर लगाने से विवाह के शीघ्र होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 13,
विवाह योग्य युवती युवतियों को शयन कक्ष के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 एक्टिवेटेड क्रिस्टल रखें। नंबर 14, इससे विवाह शीघ्र होगा और उत्तम जीवन साथी मिलेगा। नंबर 15, वास्तु में पियोनी के फूल को विवाह शीघ्र कराने हेतु सर्वोत्तम माना गया है। यदि विवाह योग्य बच्चों के शयन कक्ष के बाहर पियोनी के फूलों का एक चित्र लगाएं तो विवाह शीघ्र एवं उत्पन्न होगा। जानते हैं विवाह के लिए कौन सा दिन, तिथि और योग शुभ होता है। नहीं टूटेगी शादी। विवाह में गुण मिलान को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि सप्तम, पंचम और एकादशा भाव को देखा जाना चाहिए। उसी तरह विवाह में मुहूर्त के साथ ही दिन, तिथि और महत्वपूर्ण योग का भी महत्व होता है। जैसे आपके पुष्प योग या स्वार्थ स्थित योग का नाम सुना ही होगा। इसी तरह विवाह करने के लिए भी 3 खास तरह के योग होते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सभी का ध्यान रखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। आओ जानते हैं इस बारे में खास जानकारी। विवाह के लिए शुभ दिन: सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार दिनों को अनुकूल माना जाता है, जबकि मंगलवार के दिन को विवाह समारोह के लिए अशुभ माना जाता है। अनुकूल तिथियां: द्वितीय तिथियां, तृतीय तिथियां, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, एकादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि विवाह के लिए शुभ होती है। शुभ मुहूर्त: शादी करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और गोकुली वेला को सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न: मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि। शुभ तारा: शुक्र और बृहस्पति तारा उदय होना चाहिए। सूर्य भ्रमण: मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। शुभ नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र, मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12वां नक्षत्र, हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र, मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र 91वां नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 36वां नक्षत्र, रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र। शुभ करण: किसुबुंदा करण, बावा करण, बल्वी करण, कौलव करण, तोतिला करण, गारो करण और वनीजा करण। शुभ योग: विवाह के लिए निम्नलिखित 3 योग शुभ माने जाते हैं। उपरोक्त वर्णित विवाह की दिनांक में जब भी ये योग हो उस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। पहले नंबर पे प्रीति योग। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ है यह है कि यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने तथा अपने रूढ़ी मित्रों एवं संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने में सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी यह योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 2, सौभाग्य योग। यह योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसलिए इस मंगलदायक योग को भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं परंतु सही योग के समय प्रणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नंबर 3, हर्षण योग। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रशंसा। इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। नई दुल्हन के गृह प्रवेश के समय इन बातों का रखें ध्यान। घर पर होगा सुख समृद्धि का वास। हिंदू धर्म के सभी 16 संस्कारों में से एक होता है विवाह संस्कार। वहीं 4 महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है विवाह। हिंदू धर्म में होने वाले विवाह में कई रीति रिवाज होते हैं। कुछ नियम शादी के पहले और कुछ शादी के बाद भी होते हैं। दुल्हन जब विदाई के लिए बाद पीहर पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका गृह प्रवेश किया जाता है। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में घर की बहू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए पूरे विधि विधान से नई दुल्हन का गृह प्रवेश किया जाता है। नई दुल्हन का घर पर गृह प्रवेश कराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप गलत विधि से अशुभ मुहूर्त में नववधु का गृह प्रवेश करेंगे तो इससे घर का कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही ऐसे घर पर लक्ष्मी जी भी अस्थायी रूप से नहीं टिकती है। जानते हैं नई दुल्हन के गृह प्रवेश में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और नियम। सही मुहूर्त में करें गृह प्रवेश। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और व्रत त्यौहार सभी अनुष्ठानों में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। नई दुल्हन का गृह प्रवेश भी शुभ माना जाता है, इसलिए इसे शुभ मुहूर्त में ही करें। नई दुल्हन का गृह प्रवेश रात्रि काल में करना शुभ माना जाता है। इसके लिए उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी जैसे स्थिर संज्ञक नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा आप किसी पुरोहित या ज्योतिष द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में ही नवदंपति का गृह प्रवेश करा सकते हैं। कलश चावल अनुष्ठान महत्व।
नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराते समय कलश चावल अनुष्ठान का नियम अधिकांश हिंदू परिवार में किए जाते हैं। मान्यता है कि जब नई दुल्हन अपने दाहिने पैर से कलश में भरे चावल को घर के भीतर की गिरा देती है तो इससे घर पर सुख समृद्धि धन और सौभाग्य का वास होता है। दुल्हन के पैरों का निशान। नई दुल्हन गृह प्रवेश के समय अपने पैरों को आंवला या लाल कुमकुम के पानी से भरे थाल में रखती है और इस तरह से वह शुभ रंग लाल से पैरों के निशान के साथ घर के द्वार से घर के मंदिर तक जाती है। इस रस्म को घर पर सुख समृद्धि लाने के लिए देवी लक्ष्मी के प्रवेश का सूचक माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।